हेलो एवरीवन, आप सभी का राजेंद्र एजुकेशन में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है दी फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। हमने क्या किया है, एक एक टॉपिक को अलग अलग शॉर्ट फॉर्म में बच्चों को समझाने का प्रयास किया है इन दिस वीडियो। और हमारा ये न्यू बैच जो है वो किस नाम से है, तो बैच 9G क्या है, इसका नाम रखा गया है। तो हमने क्या किया है कि ये सोच के रखा है कि बच्चे क्या करते हैं कि अलग अलग उनको टॉपिक चाहिए होता है, वो भी छोटा ही रहे और उनमें क्या रहे, पूरा इंफॉर्मेशन या उनको फुल डिटेल चाहिए रहता है। तो हमने क्या किया है, अलग अलग टॉपिक की वीडियो लेकर हम लेकर आए हैं। ठीक है, तो मैं आपकी बायोलॉजी मेंटर राजेंद्र एजुकेशन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम क्या करेंगे, फर्स्ट चैप्टर जो आपका नाम है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, उसको क्या करेंगे, हम आज पढ़ेंगे। पहले तो हम जानेंगे कि बायोलॉजी होती क्या है, क्योंकि आप लोग क्या करते हैं, क्लास 8 में रहते हैं और क्लास 9th में गए होंगे। तो जब आप क्लास 9th में गए हैं तो आपको पहले ये जानना चाहिए कि बायोलॉजी आखिर होती क्या है और इसके ब्रांचेस क्या क्या होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम अपना क्या करेंगे, टॉपिक डिस्कस करेंगे फर्स्ट चैप्टर का कि सेल क्या होता है, सेल की डिस्कवरी कैसे हुई और सेल थियरी क्या होती है। फिर हम क्या करेंगे, इस पे कुछ क्वेश्चंस क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो बैच स्टार्ट है, ठीक है, वो 9G से रखा गया है, जी फॉर ग्रेविटी से रखा गया है। फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हम कि बायोलॉजी आखिर होती क्या है। ठीक है, तो बायोलॉजी को अगर हमें समझना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको डिवाइड करना पड़ेगा या इसको थोड़ा और अच्छे से समझना पड़ेगा। ठीक, देखिए यहाँ पे लिखा गया है व्हाट इज बायोलॉजी। ठीक है, तो पहले बायोलॉजी समझते हैं। मान लीजिए मैंने लिखा बायोलॉजी। ठीक है, अगर इस बायोलॉजी की बात करते हैं तो ये किससे लिया गया है, ये एक ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया, ग्रीक लैंग्वेज से। ठीक है, और इसको फर्स्ट टाइम दिया किसने था, फर्स्ट टाइम इसको दिया किसने था, तो आपके कौन थे, लैमार्क। लैमार्क और एक साइंटिस्ट थे आपके ट्रेविरेनस। ठीक है, बायोलॉजी शब्द क्या है, एक ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है और फर्स्ट टाइम इसको लैमार्क और एक और साइंटिस्ट थे ट्रेविनेरस, इन्होंने क्या दिया था, बायोलॉजी शब्द जो है उसको दिया था। अब बात करते हैं कि आखिर इस बायोलॉजी का मतलब क्या हुआ। तो ये जो बायोलॉजी है आपकी, बायोलॉजी, अगर हम इसको क्या करें, डिवाइड करें तो ये किस में टूटता है आपका, या ब्रेक डाउन करें तो बायोज, ये बायोलॉजी शब्द जो है वो बायोज प्लस लॉगस, ठीक है, से मिलकर मिलकर बना है। ठीक है, यहाँ पे लॉगस। ठीक, बायोस का मतलब क्या होता है, लिविंग। ध्यान समझिएगा, बहुत ही सिंपली वर्ड्स में आपको समझा दूंगी मैं। और लॉगस का मतलब क्या होता है आपका, टू स्टडी। यानी कि बायोलॉजी के हम बायोलॉजी के अंदर हम क्या करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्या करते हैं, एक साइंटिफिक तरीके से उसका स्टडी किया जाता है। तो जब हम क्या करते हैं, कोई भी किसी के लाइफ की या किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी जो है वो साइंटिफिक तरीके से करते हैं, तो वो क्या होता है, बायोलॉजी के अंदर आता है। बायोलॉजी को हम क्या करेंगे, अगर हम डिफाइन करें तो ये बायोस प्लस लॉगस से मिलकर बना है। बायोस का मतलब होता है लिविंग एंड लॉगस का मतलब क्या होता है, टू स्टडी। ठीक, आई होप मैं आप लोगों को अच्छे से समझा पाई है। अब देखिए डिफिनेशन आपका लिखा क्या गया है, बायोलॉजी इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। बायोलॉजी जो है वो एक साइंटिफिक स्टडी है, एक क्या है, वैज्ञानिक अध्ययन है, जिसमें हम क्या करते हैं, किसी भी जीव की लाइफ के, जैसे वो कैसे ग्रोथ कर रहा है,
कैसे इवोल्यूशंस हो रहे हैं, कैसे फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं, रिप्रोडक्शन कैसे कर रहे हैं, या किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लाइफ की स्टडी करते हैं, तो वो क्या होता है आपका बायोलॉजी के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब देखिए ये क्या करती है, जो आपकी बायोलॉजी होती है या विज्ञान क्या करता है, ये इंटरेक्ट करता है विथ ईच अदर एंड दियर इन्वायरमेंट। ये क्या करता है, आपके जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको इंटरेक्ट करता है इन्वायरमेंट से। कैसे, मान लीजिए एक पॉन्ड है, तो पॉन्ड में क्या है, आपके बायोटिक फैक्टर भी हैं और एबायोटिक फैक्टर भी हैं। बायोटिक का मतलब यानी कि सजीव, जिसमें जीव है, तो आपकी फिशेस हो गई, बहुत सारे जीव रहते हैं पॉन्ड्स में। वैसे एबायोटिक फैक्टर आपका टेम्परेचर हो गया, वाटर हो गया, तो ये क्या कर रहे हैं, एक इंटरेक्ट क्या कर रहे हैं, जनरेट कर रहे हैं लिविंग और नॉन लिविंग के बीच, या बायोटिक और एबायोटिक के बीच। तो विज्ञान क्या करती है, इंटरेक्ट करती हैं एक दूसरे को, जैसे कि हमें इन्वायरमेंट से। ठीक है, किसी के लाइफ की या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जब हम स्टडी करते हैं, जैसे उसकी ग्रोथ, ओरिजिन, रिप्रोडक्शंस, फंक्शंस, ये सब क्या करते हैं, एक साइंटिफिक तरीके से स्टडी करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, आपका बायोलॉजी कहलाता है। अब जानते हैं कि इसके आखिर बायोलॉजी के ग्रुप्स क्या क्या हो सकते हैं। तो बायोलॉजी को इन मेजर ग्रुप्स में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। हालांकि वैसे अभी 3 मेजर ग्रुप हैं आपके। पहला है जूलॉजी, दूसरा है बॉटनी, और तीसरा जो है आपके कंपैरेटिव एग्जाम में कुछ माइक्रोब्स से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो अब क्या कर दिया गया है, आपके माइक्रोबायोलॉजी उनको भी ऐड कर दिया गया है, साथ ही साथ आपके जेनेटिक्स, इकोलॉजी एंड इवोल्यूशनरी बायोलॉजी को भी क्या कर दिया गया है, ऐड कर दिया गया है। आगे बात समझ में। अब देखिए आपके कुछ मेजर ब्रांच यहाँ पे बायोलॉजी के हैं। बायोलॉजी का मतलब मैंने बता दिया कि बायोस प्लस लॉगस से मिलकर बना है। बायोस का मतलब लिविंग होता है एंड लॉगस का मतलब क्या होता है, टू स्टडी। ठीक, इसके मेजर ब्रांच जो है वो बॉटनी, यहाँ पे आपको बॉटनी दिख रही है। तो बॉटनी के कह सकते हैं कि बॉटनी के डिस्कवरी या बॉटनी शब्द जो था वो किसने दिया, या फादर ऑफ बॉटनी किसे कहा जाता है। तो फादर ऑफ बॉटनी जो है वो कहा जाता है थियोफ्रेस्टस को। थियोफ्रेस्टस को किसको कहा जाता है, थियोफ्रेस्टस। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने किया क्या था, इन्होंने प्लांट की मार्फोलॉजी को क्या किया था, स्टडी किया था, यानी कि उसकी बाहरी आकारकी को अध्ययन किया था, और उसको मेंशन किया था किस बुक में, एक बुक थी आपकी दी हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरिया या प्लांटेरम। द हिस्टोरी ऑफ प्लांटेरम में इसको मेंशन किया, किसको, प्लांट की फिजियोलॉजी को। ठीक है, प्लांट की फिजियोलॉजी को, सॉरी मार्फोलॉजी। ठीक है, यहाँ पे आपका रहेगा मार्फोलॉजी। जब हम क्या करते हैं, अगर जियोलॉजी में किसी के बाहरी आकारकी की संरचना का अध्ययन करते हैं, या उसके फिजियल जो दिखता है, फिजिकल का मतलब क्या होता है कि फिजियोलॉजी का मतलब क्या होता है कि जो बाहरी आकार होता है उनका अध्ययन, तो जियोलॉजी में इसको फिजियोलॉजी बोलते हैं, एंड बॉटनी में इसी को मार्फोलॉजी बोला जाता है। तो इन्होंने क्या किया था, प्लांट्स की मार्फोलॉजी को स्टडी किया था। ठीक है, और उसको एक बुक में मेंशन किया था, यानी कि प्लांट की मार्फोलॉजी के बारे में एक बुक में लिखा था, जिस बुक का नाम है द हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरम। ठीक है, किसने, थियोफ्रेस्टस ने। तो फादर ऑफ बॉटनी कौन है आपके, थियोफ्रेस्टस है। इन्होंने प्लांट की मॉर्फोलॉजी को स्टडी किया और उसको मेंशन किया एक बुक में, जिस बुक का नाम है द हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरम या प्लांटेरिया, कोई दिक्कत नहीं, आप चाहे जैसे बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं जूलॉजी की। तो जूलॉजी भी एक बायोलॉजी का मेजर ब्रांच है। जूलॉजी शब्द को आप
किसने दिया था, यानी कि फादर ऑफ जूलॉजी किसे कहा जाता है? फादर ऑफ जूलॉजी किसे बोला जाता है? फादर ऑफ जूलॉजी जो है वो आपके एरिस्टोटल को क्या किया जाता है, बोला जाता है कि ये क्या है, अरस्तु, एरिस्टोटल अरस्तु, अरस्तु को फादर ऑफ जूलॉजी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्यों जाना जाता है? क्योंकि इन्होंने क्या किया था, एनिमल की फिजियोलॉजी, यहाँ पे लिख लेते हैं हम, इन्होंने किसकी स्टडी की थी? इन्होंने स्टडी किया था जो एनिमल की फिजियोलॉजी, और बॉटनी में इसी को क्या बोलते हैं हम? मार्फोलॉजी। ठीक है, यानी कि एनिमल के बाहरी आकार की संरचना का अध्ययन किया था, किसने? अरस्तु ने, या उसी को बोलते हैं हम, उन्हीं को बोलते हैं हम एरिस्टोटल। ठीक है, तो इन्होंने स्टडी किया था एनिमल फिजियोलॉजी के बारे में, और इसको एक बुक में मेंशन किया था जिसका नाम था द हिस्टोरिया ऑफ एनिमिलिया। इसमें क्या किया था उन्होंने, मेंशन किया था एनिमल की फिजियोलॉजी को, इसीलिए बोला जाता है इनको फादर ऑफ जूलॉजी जो है वो अरस्तु को बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका मेजर ब्रांच क्या है? माइक्रोबायोलॉजी। तो माइक्रोबायोलॉजी को किसने दिया था? आपके साइंटिस्ट थे एंटोनी वॉन लुवेन हॉक। ये एक साइंटिस्ट थे एंटोनी वॉन लुवेन हॉक, ये दिख नहीं रहा है शायद, दूसरा कर लेते हैं। ठीक है, ये साइंटिस्ट थे आपके, फिर से कर लेते हैं, मुझे लग रहा है कि आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, इसलिए मैंने चेंज कर लिया इसको। एंटोनी वॉन ल्यूवेन हॉक। एंटोनी वॉन लुवेन हॉक को क्या बोला जाता है? फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। क्यों बोला जाता है? क्योंकि इन्होंने क्या किया था, लाइट माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी की थी, और जब इन्होंने लाइट माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी की, ठीक है, तो वो अपने आसपास की चीजें क्या करते थे, उसमें ऑब्जर्व करते थे। तो इन्होंने सिंपली क्या लिया, पॉन्ड का पानी लिया, और उसमें उन्होंने ऑब्जर्व किया क्या, बैक्टीरिया। ठीक है, और बैक्टीरिया जो है वो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या होता है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनको हम क्या कर सकते हैं, अपने नेक्ड आइज से, यानी कि नग्न आंखों से नहीं देख सकते। ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो इन्होंने पॉन्ड का पानी लिया और उसमें क्या किया, बैक्टीरिया को देखा, इसीलिए एंटोनी वॉन लोवेन हॉक को क्या कहा जाता है, सूक्ष्म जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है। किसको? एंटोनी वॉन लुवेनहॉक को। और साथ ही साथ इन्होंने माइक्रोस्कोप की, कौन से माइक्रोस्कोप की? लाइट माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी की। आई होप मैं आप लोगों को अच्छे से समझा पा रही होंगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है, जेनेटिक्स। ये भी एक क्या है, आपका बायोलॉजी के ब्रांचेस का पार्ट है। जेनेटिक्स क्या होता है, आपको हेरिडिटी दिख रही है ना? तो क्या होते हैं कि हमारे पेरेंट्स के कैरेक्टर हम में आते हैं ना, तो कैरेक्टर का ट्रांसफर होना फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन बाय दी हेरिडिटी। ठीक है, यानी कि हेरिडिटी क्या है, एक यूनिट है किसकी, जेनेटिक्स की। ठीक है, हेरिडिटी इज अ यूनिट ऑफ जेनेटिक्स। इट इज ट्रांसफर कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। हेरिडिटी जो होती है ये क्या करती है, कैरेक्टर का ट्रांसफर करती है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में।
और इसके फादर कौन है आपके, इसके फादर हैं आपके ग्रेगर जॉन मेंडल, या ग्रेगर मेंडल भी बोल सकते हैं। ग्रेगर मेंडल, ठीक है। इन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला जाता है। आई होप ये समझ में आया हो। नेक्स्ट क्या है, इकोलॉजी। तो इकोलॉजी क्या होता है कि हमारे इन्वायरमेंट्स में, और क्या होता है, एक तरीके से कह सकते हैं कि इन्वायरमेंट में हम भी रहते हैं और क्या रहते हैं, पेड़ पौधे भी रहते हैं, आपके कुछ नॉन लिविंग थिंग्स भी रहती हैं, यानी लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स दोनों एक साथ रहते हैं। तो पर्यावरण और हमारे बीच जो भी संबंध होता है वो किसके अंदर आता है, आपका इकोलॉजी। कह सकते हैं बायोटिक और एबायोटिक क्या होते हैं, फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं इसमें, ठीक है। तो फादर ऑफ इकोलॉजी जो है ये किसको बोला जाता है, अलेक्जेंडर को, एलेक्स आपके जेंडर, ठीक है, इनको बोला जाता है फादर ऑफ इकोलॉजी। अब आते हैं इवोल्यूशनरी बायोलॉजी, ठीक है। इवोल्यूशनरी बायोलॉजी क्या होता है, जब, पहले तो जानते हैं इवोल्यूशन क्या होता है। जब क्या हो कि कोई भी परिवर्तन बहुत ही लंबे समय के बाद आते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि हम पहले क्या थे, बंदर टाइप के थे, तो वहां से लेकर अब तक के जनरेशन में आपके टाइम तो लगे, टाइम के साथ साथ चीजें परिवर्तन भी हुई। तो एक टाइम के बाद जो भी आपके क्या होते हैं, इन्वायरमेंट में परिवर्तन होते हैं, वो क्या होते हैं, आपके इवोल्यूशनरी कहलाते हैं या विकास कहलाते हैं। तो पहले से अब तक जितने भी विकास हुए हम उनको क्या बोलेंगे, उद विकास बोलेंगे। जितने भी परिवर्तन हुए हम उनको क्या बोलेंगे, उद विकास बोलेंगे, ठीक है। यानी कि जो इवोल्यूशन है वो बहुत ही टाइम के बाद क्या होते हैं, आते हैं। ये नहीं है कि एक महीने में इवोल्यूशन होता रहे, तो ऐसा नहीं होता। बहुत ही लंबे समय के बाद क्या होते हैं, इवोल्यूशन देखने को मिलते हैं हमें, ठीक है। और इवोल्यूशन के फादर कौन है आपके, इवोल्यूशनरी के फादर जो हैं वो कौन है आपके, चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन को फादर ऑफ एवोल्यूशनरी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, इन्होंने बोला कि देखिए जो परिवर्तन हो रहे हैं, जो भी इवोल्यूशन हो रहे हैं, जो भी उद्विकास हो रहे हैं, उसमें अगर कोई जीव क्या कर रहा है, अपने को सरवाइव कर पा रहा है, अगर उस बदलते हुए एनवायरनमेंट में अपने को सरवाइव कर पा रहा है तो वो जीवित रहेगा, अन्यथा वो विलुप्त हो जाएगा, अन्यथा वो खत्म हो जाएगा। जैसे डायनासोर, वो क्या हुआ, इस जनरेशन में, बढ़ती हुई जनरेशन मान लीजिए कि जो भी बदलाव थे वो उनमें क्या क्या सरवाइव नहीं कर पाया, वो क्या हुआ, विलुप्त हो गया। वैसे ही अन्य जातियां जो है वो विलुप्त हो रही हैं। जैसे मान लीजिए कि उन्होंने बोला कि मान लीजिए कोई भी जीव है, अगर वो इस इन्वायरमेंट में सरवाइव नहीं कर पा रहा है तो वो क्या होगा, विलुप्त हो जाएगा। बस सिंपल सा ये, इतना ही समझिए आप अभी, ठीक। तो बायोलॉजी के कुछ मेजर ब्रांच होते हैं, जैसे कि आपका बॉटनी के फादर जो है वो थियोफ्रेस्टस है। क्यों, क्योंकि इन्होंने प्लांट की मॉर्फोलॉजी को स्टडी किया और उसको एक बुक में मेंशन किया है, द हिस्टोरी ऑफ प्लांटेरिया या प्लांटेरियम। जियोलॉजी की बात करते हैं तो ये फादर ऑफ जियोलॉजी अरस्तु को बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि इन्होंने एनिमल की फिजियोलॉजी को स्टडी किया और उस पे कौन से बुक में उसको मेंशन किया है, द हिस्टोरी ऑफ एनिमिलिया में उसको क्या किया है, मेंशन किया है। जेनेटिक्स की बात करते हैं तो ग्रेगर जॉन मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला जाता है, ठीक है। एंड द माइक्रोबायोलॉजी जो है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को बोला जाता है फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। इन्होंने बैक्टीरिया का अध्ययन किया था पॉन्ड का पानी में। इकोलॉजी की बात करते हैं तो इसके फादर अलेक्जेंडर हैं एंड दी इवोल्यूशनरी के फादर जो है वो चार्ल्स डार्विन है। आई होप आप लोगों को बायोलॉजी कम से कम अच्छी तरीके से समझ में आया कि बायोलॉजी होती क्या है, ठीक है। एंड दी बायोलॉजी को 3 कैटेगरीज में क्या करते हैं, हम डिवाइड करते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड दी बायोलॉजी। और आई एम योर बायोलॉजी मेंटर, सो मैं बायोलॉजी पढ़ाती हूँ, ठीक। आप देखिए ये क्या है, बॉटनी के अंतर्गत हम क्या करते हैं, प्लांट की स्टडी करते हैं।
जूलॉजी के अंतर्गत हम क्या करते हैं, जंतुओं की स्टडी करते हैं या हम लोगों की स्टडी करते हैं। हम भी तो एक एनिमल ही है, लेकिन हम लोग क्या है, एडवांस एनिमल है। अब उसके बाद क्या है, माइक्रोबायोलॉजी, यानी माइक्रोब्स का अध्ययन करते हैं, जैसे बैक्टीरिया, फंगी, आपके एल्गी हो गए, प्रोटोजोन्स हो गए, तो इसके अंदर जो है हम इन सब चीजों का अध्ययन करते हैं। जेनेटिक्स के अंतर्गत हम हेरिडिटी, डीएनए से रिलेटेड जो भी आपके रहते हैं उनके बारे में क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। इकोलॉजी, इन्वायरमेंट और हमारे बीच जो भी क्या होता है आपका रिलेशन होता है, या कह सकते हैं एक पारिस्थितिकी तंत्र जो होता है, उसके बारे में हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं इकोलॉजी के अंदर। आपका इवोल्यूशनरी बायोलॉजी के अंदर हम क्या करते हैं, ओरिजिन एंड एडोप्टेशन, यानी कि जो भी बदलाव हो रहे हैं इन्वायरमेंट्स में, उसके बारे में हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। कैसे इवोल्यूशन हुआ, कैसे विकास हुआ, कैसे मानव जो है पहले बंदर था, तो पहले कौन से जीव आए, कौन से जीव ने पहले आग की खोज की, तो इन सब के बारे में हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। नेक्स्ट हमारा मेन टॉपिक आपका है क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, चलिए आपका क्या है, चैप्टर फर्स्ट है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो हम उसमें स्टडी करते हैं सेल के बारे में ना। तो सेल जो होती है वो, पहली बात करते हैं कि आखिर सेल एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, या सेल होता क्या है, या हम इसको क्यों पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए कोई भी जीव है इस पृथ्वी पे, कोई भी जीव है वो किससे मिलकर बना होगा, सेल से। ठीक है, और सेल जो होते हैं वो क्या करते हैं, आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, टिश्यू, और टिश्यू से ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है, एंड ये पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है, और बॉडी क्या होती है, फॉर्मेशन होती है, या बॉडी फॉर्म होती है, पूरी बॉडी बनती है। तो पर्टिकुलर उसमें सभी फंक्शन परफॉर्म कौन करवाता है, सेल आपका ना। तो सेल जो होती है वो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बेसिक यूनिट होती है। सेल ही क्यों होती है, क्योंकि पर्टिकुलर एक सेल जो है वो क्या करती है, सभी फंक्शन परफॉर्म करवा सकती है। ठीक है, एंड दिस सेल ही क्यों होती है, क्योंकि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो किससे मिलकर बने हैं, सेल से। और सेल किससे मिलकर बना है, तो आपके मॉलिक्यूल से, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो आप पढ़ेंगे कि सेल भी किससे मिलकर बना है, आपके मॉलिक्यूल्स से। ठीक है, आगे बात समझ में, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। नाउ आई विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज सेल। देखिए सेल जो होती है, पहली बात करते हैं हम सेल। ठीक, तो सेल इज बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल जो होती है वो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्या होती है, बेसिक यूनिट होती है। तो सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बेसिक यूनिट होती है, क्यों होती है, क्योंकि सभी ऑर्गेनिज्म किससे मिलकर बने होते हैं, सेल से। अब बात करते हैं, जो सेल है, ये जो सेल है, सेल का अदर नेम क्या होता है, अदर नेम। तो सेल का अदर नेम क्या होता है आपका, साइट। सेल को हम साइट भी बोलते हैं, और इसके स्टडी को, यानी कि सेल के स्टडी को बोला जाता है साइटोलॉजी। मतलब जहां पे अगर साइटोलॉजी लिखा है, इसका मतलब ये है कि सेल की स्टडी हो रही है वहां पे। ठीक है, तो सेल जो होती है वो बेसिक यूनिट होती है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की। क्यों होती है, क्योंकि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे मिलकर बना होगा, सेल से मिलकर बना होगा। सेल का अदर नेम क्या होता है, साइट होता है, और इसके स्टडी को हम क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी बोलते हैं। ठीक, अब देखिए अगर पर्टिकुलर एक सेल है, ठीक है, अगर कोई सेल है, मान लीजिए ये कोई सेल है, ठीक, तो सेल के अंदर क्या होगा, ये न्यूक्लियस हो गया,
और ये क्या हो गया उसका सेल मेम्ब्रेन हो गया ना। तो सेल की जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो क्या होती है बेटा, सेल वॉल होती है। उसके बाद क्या होती है आपकी सेल मेम्ब्रेन होती है। उसके बाद क्या होता है आपका साइटोप्लाज्म होता है। क्या होता है साइटोप्लाज्म। और ये क्या है आपका न्यूक्लियस। ठीक, अब ध्यान से सुनिए, ये जो आपका क्या है आउटर मोस्ट लेयर है वो क्या है आपका सेल वॉल। सेल वॉल क्या होती है, डेड होती है। ये केवल मैं ये बता रही हूँ कि सेल का स्ट्रक्चर आखिर हो कैसा सकता है, बस सिंपल सा, यहाँ पे किसी पर्टिकुलर की बात नहीं हो रही है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है सेल मेम्ब्रेन होता है। फिर उसके बाद एक फ्लूइड जैसा संरचना होती है जिसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। एंड द सेंटर में क्या होता है न्यूक्लियस होता है। ठीक है, तो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, ये जो आपको न्यूक्लियस दिख रहा है और ये जो आपका क्या है साइटोप्लाज्म, ये क्या करते हैं, ये बनाते हैं आपस में मिलके क्या प्रोटोप्लाज्म। ठीक, उसके बाद सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, ये तीनों मिलके क्या बनाते हैं आपके प्रोटोप्लाज्म, सॉरी प्रोटोप्लास्ट। ठीक है, और प्रोटोप्लास्ट एक क्या हुआ अब लिविंग कंटेंट हुआ, सेल का क्या हुआ लिविंग पार्ट हुआ ना। कैसे, सेल मेम्ब्रेन न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म क्या होते हैं, ये लिविंग कंटेंट होते हैं। ठीक है, एंड दी सेल वॉल क्या होती है डेड होती है। न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को हम क्या बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। और सेल मेम्ब्रेन न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म मिलकर क्या बनाती है प्रोटोप्लास्ट बनाती है। और प्रोटोप्लास्ट की डिस्कवरी किसने की थी पुरकिंजे ने। ठीक है, इसकी डिस्कवरी किसने किया पुरकिंजे ने। पुरकिंजे। ठीक, आई होप मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझा पा रही होंगी। ठीक है, ये आपको समझ में आया। अब देखिए सेल क्या होता है, सेल जो होती है वो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बेसिक यूनिट होती है। क्योंकि देखिए यहाँ पे सेल जो होती है वो क्या होती है पर्टिकुलर एक सेल रहेगी। सेल आपस में मिलकर क्या बनाते हैं टिश्यू। ठीक है, सेल जो है वो आपस में मिलकर क्या बनाते हैं टिश्यू। एंड द टिश्यू जो है वो आपस में मिलकर क्या बनाते हैं ऑर्गन। एंड द ऑर्गन आपस में मिलकर क्या बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम। एंड द पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है। जैसे सपोज दैट पर्टिकुलर यहाँ पे अगर कोई सेल है, सेल आपस में मिलकर क्या बनाई आपकी टिश्यूज बनाएंगी। एंड द टिश्यू आपस में मिलकर क्या बनाते हैं ऑर्गन बनाते हैं। जैसे ये क्या है ऑर्गन है, जैसे मान लीजिए कि क्या है ये पर्टिकुलर सेल है। सेल जो है वो आपस में मिलकर क्या बनाते हैं टिश्यू। टिश्यू आपस में मिलकर क्या बनाते हैं आपके ऑर्गन बनाते हैं। एंड दी ऑर्गन से मिलकर क्या बनता है आपका ऑर्गेनिज्म बनता है। और उसके बाद पूरी बॉडीज क्या होती है फॉर्म होती है। जैसे यहाँ पे दिया गया है सेल है, सेल से मिलकर क्या बनता है टिश्यू। टिश्यू से मिलकर क्या बनते हैं ऑर्गन बनते हैं एक एक। ठीक है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है। फिर क्या होती है पूरी बॉडीज का फॉर्मेशन होता है। आई होप मैं आप लोगों को समझा पा रही हूँ। अब देखिए सेल का अदर नेम क्या होता है साइट होता है। और इसकी स्टडी को हम बोलते हैं साइटोलॉजी। पर्टिकुलर अगर हम सेल को देखें बस तो क्या होता है आउटर मोस्ट लेयर जो होती है वो क्या होती है आपकी सेल वॉल होती है। एंड दी उसके बाद सेल मेम्ब्रेन होती है। बीच में क्या होता है न्यूक्लियस होता है। और इसमें एक फ्लूइड जैसी संरचना होती है सेल मेम्ब्रेन के बाहर जिसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म।
ठीक है। न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म मिलकर क्या बनाते हैं, प्रोटोप्लाज्म बनाते हैं। सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म क्या होते हैं, ये सेल का लिविंग कंटेंट होता है जिसको हम बोलते हैं प्रोटोप्लास्ट। और प्रोटोप्लास्ट की डिस्कवरी किसने की थी, पुरकिंजे ने किया था। ठीक, आगे चलते हैं हम। देखिए ऑन दी, यहाँ पे हम रेड वाला लेते हैं। ऑन दी बेसिस ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनिज्म या ऑन द बेसिस ऑफ सेल, organisms are divided into two parts on the basis of cell या on the basis of organism, ठीक है। तो सेल के बेसिस पे ऑर्गेनिज्म को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, दो पार्ट्स में, ठीक है। तो वहां पे रहेगा ऑन द बेसिस ऑफ सेल ऑर्गेनिज्म आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, कुछ भी कहिए मतलब वही निकलेगा, ठीक। तो सेल के बेसिस पे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो दो तरीके के हो सकते हैं। पहला यूनिसेलुलर और दूसरा मल्टी सेलुलर, ठीक। यूनि का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, यूनि का मतलब हुआ सिंगल, एंड दी सेलुलर का मतलब क्या हुआ, सेलुलर का मतलब सेल से लिया गया है। यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी में केवल क्या हो, एक सेल प्रेजेंट हो, या जिनका शरीर केवल एक ही कोशिका से मिलकर बना हो, वो किस में आते हैं, आपके यूनिसेलुलर में। अब यहाँ पे देखिए मल्टी, मल्टी का मतलब क्या हुआ, मेनी, एंड दी सेलुलर का मतलब क्या हुआ, तो सेलुलर का मतलब क्या हुआ, सेल्स। यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसपे क्या हो, मैनी ऑफ सेल प्रेजेंट हो, बहुत सारे सेल प्रेजेंट हो, जिनकी बॉडीज क्या हो, बहुत सारे सेल से मिलकर बनी, जैसे हम लोगों की बॉडी ट्रिलियन ऑफ सेल से मिलकर बनी है ना। इसके एग्जांपल हम लिख लेते हैं। आप यूनिसेलुलर का एग्जांपल क्या लिख लेंगे, जैसे अमीबा, उसके बाद बैक्टीरिया, उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, ब्लू ग्रीन एल्गी, पैरामीशियम, ये सब क्या है आपके यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। मल्टी सेलुलर में क्या आ जाएंगे आपके, ह्यूमन, प्लांट, उसके बाद आपका एनिमल, फंगी आ जाएगा। ये सब क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। फंगी में आप ये ईस्ट जो होता है वो यूनिसेलुलर होता है, ठीक है। बाकी सब फंगी जो होते हैं वो क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। ये समझ में आया होगा। अब देखिए, अब हम पढ़ते हैं कि आखिर सेल पढ़ लिया। अब ऑन द बेसिस ऑफ सेल ऑर्गेनिज्म आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर। यूनि का मतलब सिंगल एंड सेलुलर का मतलब सेल से लिया गया है। यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें क्या हो, सिंगल सेल प्रेजेंट हो, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, ये सब। मल्टीसेलुलर यानी कि जिसमें क्या हो, जिसका शरीर जो है वो मैनी ऑफ सेल्स यानी बहुत सारे सेल से मिलकर बना हो, जैसे ह्यूमन हो गया, प्लांट हो गया, फंगी हो गया, इन सब का, ठीक है। अब चलते हैं हम डिस्कवरी ऑफ सेल पे। देखिए नेक्स्ट क्या है आपका, डिस्कवरी ऑफ सेल। तो जब हम क्या करते हैं, डिस्कवरी ऑफ सेल की बात करते हैं, तो इसकी खोज जो है वो रॉबर्ट हुक ने किया था। किसने किया था, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने कब किया था,
1665 में इन्होंने क्या किया था, सेल की डिस्कवरी की थी। ठीक है, अब आखिर किया कैसे था इसकी बात करते हैं। तो इन्होंने क्या लिया, कॉर्क, ठीक है, पेड़ की छाल यानी बार्क ऑफ ट्री, पेड़ की छाल में इन्होंने क्या किया, कॉर्क की एक थिन शीट ली। अगर कोई भी ट्री है तो उसके आउटर मोस्ट लेयर जो होती है वो क्या होती है, आपकी पेड़ की छाल होती है। उसमें जो टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं वो क्या होते हैं, कॉर्क टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, जो क्या करते हैं, प्रोटेक्शन क्या करते हैं, एक तरीके से प्लांट्स को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, तो वहां पे क्या प्रेजेंट होते हैं, आपके कॉर्क टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इन्होंने पेड़ की छाल ली यानी बार्क ऑफ ट्री, उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, आपके कॉर्क टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। पेड़ की छाल का मतलब क्या हुआ, सिंपल सा, ये कोई प्लांट है, प्लांट की सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो होती है वो क्या होती है आपकी, ये होती है आपकी बार्क ऑफ ट्री यानी कि पेड़ की छाल। और इसमें कौन से टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, तो इसमें टिश्यू आपके प्रेजेंट होते हैं कॉर्क टिश्यू। ठीक है, आ गई बस समझ में। तो इसमें क्या प्रेजेंट है, आपके कॉर्क टिश्यू। आगे देख लीजिए, इन्होंने क्या लिया, कॉर्क की एक थिन शीट ली, कॉर्क की क्या ली, एक थिन शीट ली। ठीक है, क्या लिया, कॉर्क की एक थिन शीट ली, और उसमें जब उन्होंने ऑब्जर्व किया तो उन्हें एक मधुमक्खी के कुछ ऐसा स्ट्रक्चर था, मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचना दिखाई दी, यानी हनी कम्ब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दी। जब इन्होंने कॉर्क की एक थिन शीट ली और उसको क्या किया, ऑब्जर्व किया, तो इन्हें कैसा स्ट्रक्चर दिखा, इन्हें हनी कम्ब लाइक स्ट्रक्चर जो है वो दिखा। ठीक है, एक मधुमक्खी के छत्ते जैसा संरचना दिखाई दिया, और वो कैसा था, कुछ ऐसा था जैसे आपको यहाँ पे कुछ दिख रहा होगा। मैं इसी का एक क्वेश्चन सिंप्लीफाई करती हूँ आपको, देखिए कुछ ऐसा, ऐसा था वो। ठीक है, और इसके आउटर मोस्ट लेयर पे उन्होंने क्या बोला, सेल वॉल, और ये एक उनको कंपार्टमेंट के जैसा दिख रहा था, इसीलिए उन्होंने इसका नाम दिया कंपार्टमेंट। ठीक है, क्या नाम दिया, कंपार्टमेंट नाम दिया। ठीक है, अब इस संरचना को, यानी कि उन्हें जो मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचना दिख रही थी, उसकी आउटर मोस्ट लेयर को उन्होंने सेल वॉल बोला, और इसमें कुछ कंपार्टमेंट के जैसे स्ट्रक्चर्स थे, इसीलिए उन्होंने इसका क्या नाम दिया, कंपार्टमेंट। ठीक है, और इस पूरे स्ट्रक्चर्स को उस टाइम उन्होंने क्या नाम दिया, सेल्यूला। क्या नाम दिया, सेल्यूला। ठीक है, ये कंपार्टमेंट के जैसा दिख रहा था, इसलिए उन्होंने उसको कंपार्टमेंट देना, यानी कि एक कह सकते हैं ये एक बॉक्स की तरह है, 1 2 3, तो ये पूरा मिलकर क्या बनाएंगे, एक कंपार्ट बनाएंगे। और इस स्ट्रक्चर को उन्होंने क्या नाम दिया उस टाइम, सेल्यूला। बाद में एक साइंटिस्ट थे आपके, हर्ट पिन, इन्होंने इसका नाम जो है वो सेल रखा। और सेल का मतलब जो है वो लैटिन में क्या होता है, अ लिटिल रूम, एक छोटा कमरा।
देखिए डिस्कवरी किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने 1665 में क्या लिया, एक पेड़ की छाल में से कॉर्क की एक थिन शीट ली, बार्क ऑफ ट्री में क्या किया, उसमें बार्क ऑफ ट्री में एक कॉर्क टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, तो उसकी एक थिन शीट ली। जब उसमें उन्होंने ऑब्जर्व किया तो उन्हें एक हनी कम लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दिया, कुछ इस तरीके का। उन्होंने इसको क्या बोला, सेल वॉल बोला, इसकी आउटर मोस्ट लेयर को सेल वॉल बोला। और ऐसे ऐसे क्या थे, आपके बॉक्स प्रेजेंट थे या कंपार्टमेंट प्रेजेंट थे, जिसको उन्होंने बोला सीधा सा कंपार्टमेंट। और इस स्ट्रक्चर को उस टाइम नाम दिया गया सेल्यूला। बाद में हर्टपिंग आए और हर्टपिंग ने इसका नाम दिया सेल। और सेल का मतलब क्या होता है, एक छोटा कमरा और लिटिल रूम, लैटिन में मतलब होता है और लिटिल रूम। ठीक है, अब देखिए सेल वॉल जो थी यहाँ पे, ये आपको सेल वॉल दिख रही है। अब ये सेल वॉल बेटा क्या होती है, डेड होती है। तो इन्होंने क्या किया, रॉबर्ट हुक ने किसकी डिस्कवरी की, डेड सेल की। ठीक है, इन्होंने किसी खोज की, डेड सेल की। ठीक है, देखिए जब डिस्कवरी की बात करेंगे तो रॉबर्ट हुक लिखेंगे, लेकिन जब कंपैरेटिव एग्जाम में या फिर अदर एग्जाम में पूछा जाता है कि बताइए सेल का नामकरण किसने किया, तो सेल का नामकरण हर्ट पिंग ने किया था। और इसका मतलब यानी कि सेल का लैटिन में मतलब क्या होता है आपका, एक छोटा कमरा। ये कमरे के समान है ना, तो इसी को कंपार्टमेंट बोला जा रहा था। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं कि रॉबर्ट हुक ने जब डेड सेल की डिस्कवरी की, तो लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने की, लिविंग लिविंग सेल। तो लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने की थी, एंटोनी वॉन ल्यूवेन हॉक ने किया था। ठीक है, कब किया था, 1674 में। इन्होंने क्या लिया, पॉन्ड का पानी लिया। ठीक है, और उसमें ऑब्जर्व किया बैक्टीरिया। कैसे, इन्होंने जब पॉन्ड का पानी लिया तो उसमें क्या प्रेजेंट थे, कुछ ऐसे सेल्स प्रेजेंट थे जो क्या कर रहे थे, अपना काम खुद से कर पा रहे थे, अपने सारे जो लाइफ प्रोसेस के फंक्शंस होते हैं उसको परफॉर्म कर पा रहे थे। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इस उसमें कुछ ना कुछ तो लिविंग होगा ही। और लिविंग का मतलब हुआ कि उसमें कोशिका प्रेजेंट है ना। अगर कोई सेल जो है वो सभी फंक्शन परफॉर्म कर पा रही है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर पा रही है, तो इसका मतलब है दैट मीन्स इट इज अ मेड अप ऑफ सेल ना, सिंपल सी बात हुई। तो उन्होंने क्या किया, पॉन्ड का पानी लिया और उसमें उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, बैक्टीरिया, जो कि एक क्या था, लिविंग सेल था, जो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर पा रहा था। दैट मीन्स इट इज अ मेड अप ऑफ सेल्स। ठीक है, तो पहले लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने की थी, एंटोनी वॉन ल्यूवेन हॉक ने। ठीक है, और इसके 2 साल बाद ही आपके 1676 में आपके इवानोवस्की आए, उन्होंने किसी खोज की, वायरस की खोज की। ठीक है, और वायरस की डिस्कवरी कैसे हुई थी, तो एक तंबाकू का पौधा होता है जिसमें एक रोग लगता है, मोजैक रोग। तो उसका अध्ययन करते समय, उसकी स्टडी करते समय इवानोवस्की ने वायरस की खोज की। कब की, 1676 में, इसके 2 साल बाद ही। ठीक है, आगे बात समझ। अब डिस्कवरी ऑफ सेल हो गया, आपको पता चल गया कि कैसे डिस्कवरी हुई थी। और रॉबर्ट हुक ने किसकी डिस्कवरी की थी, डेड सेल की। ठीक, आगे चलते हैं। अब देखिए सेल थियरी, उसके बाद हमारा आपका पॉइंट आता है सेल थियरी। तो सेल थियरी को आपके 2 साइंटिस्ट का नाम इसमें आता है, मेजरली जो आपके 3 साइंटिस्ट हैं, लेकिन 2 साइंटिस्ट जो हैं उनका नाम जान लेते हैं हम। तो जब आप क्या करते हैं, सेल थियरी की बात करते हैं, तो उसमें आपके थियोडोर स्वान और आपके मैथियास स्लाइडेन, यानी कि मैथियास स्लाइडेन और थियोडोर स्वान क्या थे, आपके इंक्लूड किए गए थे। इसको हम पढ़ लेते हैं।
1665 में रॉबर्ट हुक ने किसकी डिस्कवरी की? सेल की डिस्कवरी की, वो भी किसकी? डेड सेल की, प्लांट सेल में। 1674 में एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉफ ने लिविंग सेल की डिस्कवरी की थी। माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन पॉन्ड वाटर, यानी कि पॉन्ड का पानी लिया और उसमें बैक्टीरिया को ऑब्जर्व किया। 1838 में मैथियास स्लाइडेन ने क्या किया? प्लांट सेल जो थे उनको इंट्रोड्यूस किया कि ये कैसे बने होते हैं। तो मैथियास स्लाइडेन ये क्या थे? आपके जर्मन बॉटनिस्ट थे। फिर उसके बाद 1839 में थियोडोर स्वान, ये एक ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। इन्होंने एनिमल सेल के बारे में कुछ बताया कि इट इज मेड अप ऑफ सेल्स। फिर उसके बाद आया रोडोल्फ विशोर, इन्होंने क्या किया? डिक्लेयर्ड किया, बताया कि न्यू सेल जो है वो फॉर्म होती है कैसे? प्री एग्जिस्टिंग सेल से। इसको हम और अच्छी तरीके से समझते हैं बेटा। देखिए, हम बात करते हैं सेल थियरी पे, यानी कि उसके प्रिंसिपल पे बात करते हैं। तो पहले कुछ और जान लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। देखिए, जब हम क्या करते हैं, सेल थियरी की बात करते हैं, ठीक है, सेल थियरी की बात करते हैं, तो इसको दो साइंटिस्ट ने क्या किया था? पहले बताया था सेल थियरी। आपके पहले थे मैथियास, यहाँ पे ये ऐसे पहले थे आपके मैथियास स्लाइडेन, मैथियास स्लाइडेन जो क्या थे? एक जर्मन बॉटनिस्ट थे। और दूसरे थे आपके थियोडोर स्वान। ये कैसे थे? ये थे आपके ब्रिटिश जूलॉजिस्ट, ठीक है। ये कैसे थे? आपके ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे, ठीक। इन्होंने 1838 में दिया था, इन्होंने 1839 में। अब ये क्या थे? जर्मन बॉटनिस्ट थे। कौन? मैथियास स्लाइडेन एंड थियोडोर स्वान जो थे वो ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। इन्होंने स्टडी किस पे की? इन्होंने स्टडी किया किस पे? प्लांट सेल पे। और बताया क्या? प्लांट्स आर composed from cell and its tissue। प्लांट जो होते हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं? सेल से। और ये मिलकर बनाते हैं क्या? टिश्यू। सिंपल सा ये होता है। थियोडोर स्वान ने किसकी स्टडी की? इन्होंने स्टडी किया एनिमल सेल की। साथ ही साथ जब एनिमल सेल की स्टडी की तो इन्होंने बताया गया covered by सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो एनिमल सेल की आउटर मोस्ट लेयर होती है या जो कवर होते हैं वो किससे होते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन से। फिर इन्होंने स्टडी किस पे की? जब प्लांट सेल पे स्टडी की, ठीक है। पहले इन्होंने एनिमल सेल पे स्टडी की, फिर जब इन्होंने प्लांट सेल पे स्टडी किया तो इन्हें क्या ऑब्जर्व किया? सेल वॉल इज यूनिक
फीचर्स ऑफ प्लांट सेल। इन्होंने क्या देखा कि सेल वॉल, प्लांट्स में जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो सेल वॉल होती है। सेल वॉल एक यूनिक फीचर है प्लांट सेल का, ठीक है। तो ऑब्जर्व, यहाँ पे कंपटीटिव एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछेगा कि सेल वॉल को ऑब्जर्व किसने किया था, तो आपके थियोडोर स्वान ने, जबकि ये क्या थे, ब्रिटिश तो जूलॉजिस्ट थे, ठीक है। लेकिन प्लांट के स्पेशल फीचर यानी सेल वॉल के स्पेशल फीचर के बारे में किसने बताया था, आपके थियोडोर स्वान ने, ठीक। उसके बाद इन्होंने अगला पॉइंट बोला कि जो प्लांट और एनिमल सेल है, यानी कि ऑर्गेनिज्म, उन्होंने तीसरा क्या बोला, ऑल ऑर्गेनिज्म, ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल एंड इट्स प्रोडक्ट। यानी कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो किससे मिलकर बने हैं, सेल से। लेकिन एक्सेप्शंस में वायरस एक एनिमेट है, यानी कि एनिमेट वो एनसीईआरटी में इसको इंक्लूड किया गया है। एनिमेट का मतलब होता है नॉन लिविंग या नॉन सेलुलर। जो आपके वायरस होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन सेलुलर होते हैं, नॉन लिविंग होते हैं, ठीक है। आगे बात समझ में। तो आपके सेल थियरी को किसने दिया था, मैथियास स्लाइडेन, जो कि एक जर्मन बॉटनिस्ट थे, और थियोडोर स्वान, जो कि एक ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। इन्होंने स्टडी किया प्लांट सेल पे और बताया कि प्लांट्स आर कंपोज्ड फ्रॉम सेल एंड इट्स टिश्यू। और ब्रिटिश जूलॉजिस्ट यानी थियोडोर स्वान जो थे, इन्होंने स्टडी किया एनिमल सेल पे। इन्होंने बताया कि आउटर मोस्ट लेयर जो होती है या ये कवर जिससे होते हैं वो क्या होती है, आपकी सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर होते हैं। जब इन्होंने प्लांट सेल की स्टडी की तो इन्हें सेल वॉल जो है वो एक यूनिक फीचर दिखा प्लांट सेल में। थर्ड इन्होंने बोला कि ऑल ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं, सेल से, ठीक है। आगे देखिए, अब हम बात करते हैं कि जब इनसे सिंपल सा, इनसे जब पूछा गया कि चलिए बताइए कि जो न्यू सेल हैं वो कैसे फॉर्म हो रही है, ठीक है। तो ये क्या किए, नहीं बता पाए। दे कैन नॉट एक्सप्लेन, दे बोथ रहेगा, ठीक है। यहाँ पे आप लिख लीजिएगा, दे बोथ कैन नॉट explain how new cell are formed। जब इसे पूछा गया कि चलिए बताइए कि अच्छा न्यू सेल जो है वो कैसे बन रही हैं, तो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए। इसीलिए उसके बाद आती है आपकी मॉडर्न सेल थियरी। उसके बाद क्या आती है आपकी मॉडर्न सेल थियरी, और इसको किसने दिया था, रोडोल्फ विर्चो ने। रोडोल्फ विर्चो ने इसको 1856 या 1855, अलग अलग बुक में अलग अलग मेंशन किया गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। रोडोल्फ विर्चो ने क्या दिया, मॉडर्न सेल थियरी। और इसमें मॉडर्न सेल थियरी में इन्होंने बोला क्या कि देखिए भैया, ऐसा है कि न्यू सेल जो बन रही हैं वो पहले से मौजूद कोशिकाओं से बन रही हैं।
तो न्यू सेल आर arises from pre-existing cell. प्री-एग्जिस्टिंग सेल, ठीक है। और उसी को लैटिन में बोला गया है ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूला। उसी को लैटिन में क्या बोला गया है, ओमनी सेलुला ई सेलुला। इसका मतलब क्या होता है कि न्यू सेल आर फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी कि जो नई सेल कोशिकाओं का निर्माण हो रहा है या नई सेल्स बन रही हैं वो पहले से मौजूद कोशिकाओं से बन रही हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई पर्टिकुलर सेल है, इस सेल से क्या बनते हैं, टू डॉटर सेल। तो ये भी सेल जो है वो पहले से मौजूद कोई कोशिका से बनी रही होगी तभी ना, हाँ, यहाँ पे कोई कोशिका रही होगी तभी इससे बनी होगी। अब इससे क्या बनेंगे, टू डॉटर सेल बनेंगे, इससे भी बनेंगे। तो पहले से प्रेजेंट कोई कोशिका है तभी तो बन रही है ना। तो सभी कोशिकाएं कैसे बन रही हैं, जो पहले से मौजूद कोशिकाएं हैं उनसे बन रही हैं, ठीक है। आगे देखो, मॉडर्न सेल थियरी में अगला क्या कहा गया, आगे ये बोला गया कि सेल इज, दूसरा क्या बोला गया, सेल इज बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि कोशिका जो होती है वो जीवन की सबसे छोटी इकाई होती है। तीसरा आप क्या लिखेंगे, ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल एंड इट्स प्रोडक्ट, यानी कि जो जीव होते हैं, जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, सभी ऑर्गेनिज्म किससे मिलकर बने हैं, सेल से, बट एक्सेप्शन में याद रखिएगा वायरस, ठीक। तो ये है मॉडर्न सेल थियरी, जिसको किसने दिया था, रोडोल्फ विर्चो ने। उन्होंने बोला कि न्यू सेल आर अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, या न्यू सेल आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, जिसका लैटिन में मतलब होता है, या लैटिन में उसी को लिखा गया है ओमनी सेलुला ई सेलुला, ठीक है। दूसरा, सेल इज बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। तीसरा, ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल एंड इट्स प्रोडक्ट। ये तो रहा सेल थियरी, मॉडर्न सेल थियरी, ठीक। आगे हम चलते हैं, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस अब दिए गए हैं, ठीक है। हाँ, हमने सब डिस्कस कर लिया, सेल थियरी हो गया। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, हम उनको देख लेते हैं। देखिए दिया गया है पहला क्वेश्चन, हु वर द 3 मेन scientists who distributed to the original cell theory and what did each propose, यानी कि सेल थियरी को कौन से 3 साइंटिस्ट ने क्या किया था, कंट्रीब्यूट किया था, दिया था, और उसमें उन्होंने क्या बताया था। तो पहले साइंटिस्ट थे आपके कौन से, मैथियास स्लाइडेन। मैथियास स्लाइडेन ने पर्टिकुलर स्टडी किस पे किया था, प्लांट सेल पे, ठीक है, और बोला कि ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल, ठीक। दूसरे, थियोडोर स्वान, इन्होंने बोला कि ऑल एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल, हालांकि और भी चीजें मैंने बता दी है सेल थियरी में। रोडोल्फ विर्चो ने बोला कि न्यू सेल आर अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो ये कुछ साइंटिस्ट के नेम है जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया था एंड क्या प्रपोज किया था वो यहाँ पे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा हम। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट आर द 3 कोर प्रिंसिपल ऑफ क्लासिकल सेल थियरी, यानी कि 3 क्लासिकल सेल थियरी क्या है, ठीक है। 3 प्रिंसिपल पूछा है कि सेल थियरी का 3 प्रिंसिपल आप बताइए क्लासिकल। तो पहला क्या है, लिविंग
ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स, बट एक्सेप्शंस में आप रखेंगे याद वायरस। द सेल इज बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल इन लाइफ। जो सेल होती है वो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्या होती है, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। फिर तीसरा, न्यू सेल आर अराइजेस ओनली फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, जिसको हम बोलते हैं बायोजेनेसिस, यानी कि जो पहले से प्रेजेंट कोशिका है उससे हो रही है। तो न्यू सेल आर अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि नेम two modern addition to cell theory and explain their significance। सेल थियरी में जो मॉडर्न एडिशन है उसका सिग्निफिकेंस लिखना है। तो सेल जो होते हैं वो किससे कंटेन होते हैं, डीएनए से। और डीएनए क्या करते हैं, इसमें आपके जेनेटिक मटेरियल्स प्रेजेंट होती हैं जिससे हमारे माता पिता के कैरेक्टर जो होते हैं वो हम में आते हैं। ठीक है, तो लिखा गया है जेनेटिक मटेरियल पास टू ऑस्प्रिंग्स, यानी कि जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो डीएनए के थ्रू क्या होती है, पास आउट होती है वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में या उनके ऑस्प्रिंग्स। एनर्जी फ्लो अगर इन सेल्स मेटाबॉलिज्म, यानी कि कोई भी रिएक्शन हो वो सेल के अंदर ही होती है। ठीक है, मेटाबॉलिज्म का क्या होता है, जितने भी बॉडीज में आपके रिएक्शंस होते हैं वो क्या कहलाते हैं आपके मेटाबॉलिज्म, और ये कहाँ पे होते हैं, सेल के साइटोप्लाज्म में। ठीक है, तो रिस्पिरेशन हो गया, फोटोसिंथेसिस हो गया, तो ये सब कहाँ पे होते हैं, साइटोप्लाज्म। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। व्हाट आर द 3 एक्सेप्शंस ऑफ सेल थियरी एंड व्हाई डोंट दे फुली फिट। एक्सेप्शंस लिखना है सेल थियरी का। तो पहला, वायरस जो होते हैं ये सेल से मिलकर नहीं बने होते हैं, जबकि सेल थियरी में ये कहा गया है कि ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल्स। पहले मैंने बताया था आप लोगों को। दूसरा, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, इनके पास खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है, यानी कि ये क्या होते हैं आपके सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली होते हैं, यानी अपना काम खुद से करते हैं। ठीक है, बहुत ही कम चीजों के लिए न्यूक्लियस पर डिपेंड रहते हैं। तीसरा, स्ट्रैटेड मसल सेल्स मल्टी न्यूक्लिएटेड, तो उसमें बोला गया है कि जो सेल होते हैं ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं, सेल से, जबकि स्ट्रैटेड मसल जो होती है वो क्या होती है आपकी मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है आपका, हाउ डिड रोडोल्फ विर्चो contribution disprove an earlier scientific idea, यानी कि रोडोल्फ विर्चो ने कैसे डिस्प्रूव किया जो साइंटिफिक आइडिया था, लोगों का मानना था कि जो सेल हैं वो क्या कर रहे हैं, निर्जीव कोशिकाओं से बन रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया, उनके आइडियाज को डिस्प्रूव किया। कैसे, इन्होंने बोला कि न्यू सेल जो फॉर्म हो रही हैं वो पहले से प्रेजेंट क्या हो रही हैं, सेल से हो रही है या पूर्व से बड़ी कोशिकाओं से हो रही है। इस तरीके से उन्होंने क्या किया, रिफ्यूज किया स्पॉन्टेनियस जनरेशन, जो बोल रहे थे कि कोशिकाओं का निर्माण जो हो रहा है वो निर्जीव कोशिकाओं से स्वतः हो रहा है। तो इसको क्या किया, डिस्प्रूव किया किसने, रोडोल्फ विर्चो ने। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे ओवरव्यू ऑफ सेल। सेल के ओवरव्यू को हम देखेंगे एंड द प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बारे में क्या करेंगे, हम पढ़ेंगे। ठीक है, आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया हो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच।